में हैं तो हमें बहुत सारे चैप्टर करने हैं और बहुत जल्दी जल्दी करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसको हम 2 भाग में खत्म करेंगे। आज हम इसका पहला भाग करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस पहले भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे पोषण के बारे में और मनुष्य में पोषण के बारे में। तो शुरुआत करते हैं जैव प्रक्रम को समझते हुए। दरअसल जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए और यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। अब अनुरक्षण का मतलब क्या है? जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा हृदय है, फेफड़े हैं, हमारा मस्तिष्क है, बहुत सारी चीजें हैं और वो हमेशा काम करती रहती हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई चीज काम करती है तो धीरे धीरे खराब होने लगती है और उसको ठीक करना पड़ता है। तो उसी चीज को ठीक करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है जैव प्रक्रम। ये आणविक गतियों की मदद से होता है। तो चलिए देखते हैं कि जैव प्रक्रम कितने टाइप के हैं और वो कौन कौन से हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका पोषण। पोषण में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसका पचना जो होता है वो होता है पोषण का जैव प्रक्रम। दूसरा है श्वसन। श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसमें सांस लेना आता है। कोशिकाओं में जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन, उसका आदान प्रदान भी इसी के अंदर आता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो सारा का सारा प्रोसेस श्वसन के अंदर आता है। उसके बाद बारी आती है वहन की। वहन में क्या होता है, एक तो हमारा हृदय है जो पंपिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है और दूसरा क्या है, ये काम करता है भोजन के स्थानांतरण का। हार्मोन्स जो होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बहुत सारी चीजें जो हैं जो शरीर के एक जगह से दूसरी जगह पे जानी है वो वहन की मदद से जाती हैं। और चौथा है उत्सर्जन। अब क्या होता है, इन सारे प्रोसेस से हमारे शरीर में काफी सारा कचरा आ जाता है, उस कचरे को भी बाहर निकालना है। तो वो जो कचरे को बाहर निकालना है उस प्रोसेस को कहते हैं उत्सर्जन। इसमें हमारी मदद करता है हमारा किडनी, जिसे हम वृक्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 जैव प्रक्रम है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए उसे जानने से पहले एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन देखते हैं एंड दैट क्वेश्चन इज विषाणु सजीव है या नहीं। अब बचपन में क्या था, हम उन चीजों को सजीव मानते थे जो खुद से चल सकते थे, बोल सकते थे एटसेट्रा। बट फिर बाद में हमने समझा कि जिन चीजों में आणविक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि पाचन होता है जिनके अंदर, जो सांस ले सकते हैं जैसे कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो वो चीजें सजीव होती हैं और जो चीजें ऐसा नहीं कर पाती वो निर्जीव मानी जाती हैं। परंतु विषाणु का क्या है, अगर हम विषाणुओं की बात करें तो वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक कि वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। तो उस समय हम क्या कह सकते हैं कि विषाणु सजीव नहीं होते। परंतु जब ये किसी कोशिका में चले जाते हैं और उसको संक्रमित करते हैं तो उसके अंदर भी फिर इनके अंदर आणविक गतिविधियां होने लग जाती हैं। तो इसका मतलब ये सजीव हो जाते हैं और इसी वजह से विवाद बना हुआ है कि ये जो विषाणु होते हैं ये सजीव है या नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि ये सजीव है, काफी लोग मानते हैं कि ये सजीव नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि विषाणु सजीव होते हैं या फिर नहीं और ऐसा क्यों। चलिए अब बात करते हैं पहले जैव प्रक्रम की, जो कि है पोषण। पोषण जैव प्रक्रम में अल्टीमेटली क्या होता है, 2 तरह के पोषण आते हैं। पहला है स्वपोषी पोषण जो कि होता है पेड़ पौधों में। इसका मतलब क्या है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। दूसरा क्या है, विषम पोषी, जिसमें हम आते हैं। ये कौन से होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। बात करें अगर हम स्वपोषी पोषण की, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप पहली क्लासेस में बहुत पढ़ चुके हैं। इसके लिए क्या चाहिए होता है, पहला रिक्वायरमेंट है प्रकाश ऊर्जा, और चाहिए होता है हमें क्लोरोफिल जो प्रकाश ऊर्जा को ट्रैप करता है। साथ में हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में निष्कासित किया जाता है जिसे हम यूज करते हैं सांस लेने के लिए। तो ये 4-5 रिक्वायरमेंट होती हैं प्रकाश संश्लेषण की, जिसमें से जल तो जड़ों से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से मिलता है, क्लोरोफिल पत्तियों के पास ऑलरेडी होता है और प्रकाश ऊर्जा तो सन से मिलती है। जरूरी नहीं है सन से मिले, ट्यूबलाइट वगैरह से भी हम प्लांट को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, पर वो ऊर्जा बहुत कम होगी। तो चलिए जानते हैं कि पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। दरअसल पत्ते की जो सतह होती है उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में स्टोमेटा और हिंदी में रंध्र कहते हैं। ये रंध्र क्या होते हैं, या प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इनसे होता है। ये ओपन होते हैं तो गैस अंदर जाती है और अंदर से बाहर आ सकती है, और जब ये बंद हो जाती है तो उस समय आदान प्रदान नहीं होता। अब ये होता कैसे है, जब पत्ते का स्टोमेटा होता है उनके दोनों तरफ गार्ड सेल लगे होते हैं।
जब इनके अंदर पानी होता है तो ये फूल जाते हैं और खुले रहते हैं। जैसे ही इनमें से पानी निकल जाता है तो ये सिकुड़ जाते हैं और ये बंद हो जाते हैं। अब पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये हरे दिखते हैं। ये जो क्लोरोफिल होता है इसका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सन की जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर करता है। अब पत्ते जो होते हैं वो सारा का सारा खाना बना के उस टाइम पे तो यूज करते नहीं है, तो जो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है उस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है स्टार्च यानी कि मंड के रूप में। तो ये जो स्टार्च होता है ये पत्ते बाद में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा सिर्फ पत्तों में ही नहीं होता, हम अगर अपनी भी बात करें तो हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो सारा खाना एक ही बार में एनर्जी में नहीं बदलता, उसमें से काफी सारा हम ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर में जमा करके रखते हैं, ताकि जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तब हम उसे इस्तेमाल कर सकें। चलिए अब बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। विषमपोषी जीव जटिल यौगिकों को सरल यौगिक में तोड़ते हैं। अल्टीमेटली जो हमने पहले बात करी स्वपोषी पोषण, उसमें जो खाना बनाया जाता है हम उसको खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं और पेड़ पौधों को खाने वाले जीवों को खाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मृतोपजीवी, वो जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो इसमें आते हैं। दूसरा होता है परजीवी। परजीवी क्या करते हैं, जिससे खाना अपना प्राप्त करते हैं उसको मारते नहीं है, परंतु उसके शरीर पर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि जो कुत्ते होते हैं उनके अंदर जू होते हैं, मतलब उनके शरीर पे जू रहते हैं, वो क्या करते हैं कुत्तों का खून पीते हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह के जो जीव होते हैं वो परजीवी में आते हैं। और तीसरा वो है जिसके अंदर हम आते हैं, यानी कि होलोजोइक पोषण। ये क्या करते हैं, ये भोजन को खाते हैं और उसके बाद उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। चलिए समझते हैं मनुष्य में जो पोषण है वो कैसे होता है। भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, जैसे ही हम खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में लार आती है, वो होता है पहला स्टेज। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने हाथ से खाने को उठाते हैं और मुंह में डालते हैं और उसके बाद उसको चबाना शुरू करते हैं। वहां पे इसको गीला किया जाता है और सरल पदार्थों में फिजिकली तोड़ा जाता है, यानी कि भौतिक रूप से खाने को छोटा किया जाता है और इसकी मदद से हम भोजन को गीला कर पाते हैं। जो लार जो होती है वो निकलती है लार ग्रंथि से। चलिए बात करते हैं लार ग्रंथियों द्वारा निकलता क्या है। दरअसल लार ग्रंथि में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। ये अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को तोड़ता है और स्टार्च को तोड़ के साधारण शर्करा बनाता है। चलिए बात करते हैं उसके बाद क्या होता है। जैसे ही हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हम उसको निगलते हैं और वो हमारे गले में चली जाती है। परंतु कभी आपने सोचा है कि ग्रास नली में जो भोजन होता है वो नीचे क्यों जाता है, या अगर हम खाना खा रहे हो और उस टाइम पे अगर हम उल्टे हो जाएं तो क्या भोजन वापस से मुंह में आ जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं होता। ऐसा क्यों? इसका रीजन है कि जो हमारी ग्रास नली होती है उसके अंदर एक मोशन होता है, एक गति होती है जिसका नाम है क्रमाकुंचन गति। इसमें क्या होता है, भोजन को नीचे दबाया जाता है और धकेला जाता है जिससे वो पेट में चली जाती है। और यही रीजन है कि जब हम उल्टा लेटते हैं तो भोजन वापस से मुंह में नहीं आता है। अब यहाँ पर जो ग्रास नली है उसके अंदर भोजन में पाचन नहीं होता, उसका बस काम होता है भोजन को पेट तक पहुंचाना, जहाँ पे आमाशय में इसका पाचन किया जाता है। आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है और भोजन के चले जाने पर वापस से सिकुड़ भी जाता है। आमाशय की अगर हम बात करें तो ये एक ग्रंथि है जिसमें पाचक रस निकलता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा होता है पेप्सिन। अब यहाँ पर देखते हैं इसका काम क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो एक अम्लीय माध्यम है। एसिड एंड बेस वाला जो चैप्टर था वहां हमने जाना था कि इसका जो पीएच होता है वो 1 होता है। और साथ में जो पेप्सिन है, वो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो तभी काम करेगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर मौजूद हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 काम होते हैं, एक तो ये पेप्सिन को काम करवाता है और दूसरा खाने में अगर कोई बैक्टीरिया हम खा ले गलती से या फिर कोई जीव जंतु हो तो उन्हें मारने का काम करता है, ताकि उससे हमें बाद में दिक्कत ना हो। श्लेष्मा एक और चीज है जो क्या करती है, वो हमारे जो पेट है यानी कि आमाशय है उसको एसिड की वजह से जलने से बचाती है। उसके बाद जो खाना होता है वो यहाँ से निकलता है और अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अब क्षुद्रांत में क्या होता है, यहाँ पर इसका पूर्ण पाचन होता है। ये जो चीज है इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। वसा वसाम्ल में बदलती है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है। क्या आप जानते हैं जो क्षुद्रांत होता है वो मांसाहारी और शाकाहारी में अलग अलग आकार का होता है। दरअसल मांस को पचाना बहुत आसान होता है, इसलिए जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें क्षुद्रांत बहुत छोटा होता है, परंतु जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें क्षुद्रांत बहुत बड़ा होता है, बिकॉज पौधों का पाचन थोड़ा कठिन होता है और इसलिए उनको ज्यादा टाइम चाहिए होता है पचने के लिए। और अगर क्षुद्रांत लंबा होगा तो उन्हें पाचन के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अग्नाशय की।
ये भी भोजन में पाचन में मदद करता है। अग्नाशय में अग्नाशिक रस स्रावित होता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज होता है। अब आपको पूरा याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है, अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशिक रस होता है और उसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन होता है और वसा को पचाने के लिए लाइपेज होता है। अब ये जो है ये सिर्फ तभी काम कर सकती है जब भोजन क्षारीय माध्यम का हो, परंतु अभी तो भोजन किस माध्यम का था, एसिडिक, क्योंकि हमारे पेट में उसके अंदर HCl मिलाया गया था। तो इसको क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, यकृत। यकृत से स्रवित जो पित्तरस होता है वो इस कार्य को करता है और इसके साथ साथ ये एक और कार्य करता है जो कि है वसा को पचाना। ये बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट करता है वसा के, और यही जो छोटी गोलिकाएं होती हैं उनको पचाना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, तो शुद्धांत में उनको बड़े ही आसानी से पचा लिया जाता है। वहीं अगर हम शुद्धांत की बात करें तो उसके अंदर दीर्घरोम होते हैं। ये क्या है, जो हमारे अंदर वाली आंत होती है उसके अंदर छोटे छोटे उंगलियों के जैसे बहुत सारे दीर्घरोम बने होते हैं। इनका काम होता है कि ये एरिया बढ़ा देते हैं पाचन के लिए। तो दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं होती हैं और ये बहुत सारी होती हैं, जिससे क्या होता है, भोजन बहुत ही आसानी से अवशोषित हो जाता है और शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंच जाता है। ना तो क्वेश्चन इज कि क्या सारा का सारा भोजन पच जाता है? ऐसा तो नहीं होता। दरअसल होता क्या है कि काफी सारा भोजन बिना पचा भी रह जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसे बृहदांत में भेज दिया जाता है, जहां पर अधिसंख्यक दीर्घरोम जो होते हैं वो इस पदार्थ से सारा का सारा जल जो होता है वो वापस से अवशोषित कर लेते हैं और बचा हुआ जो होता है उसको वापस निकाल दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में हमने एक तो जाना जैव प्रक्रम के बारे में, फिर हमने जाना पोषण के बारे में, और फिर हमने देखा कि मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है। चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ये याद रखनी है। ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जल से मिलता है तो हमें क्लोरोफिल और प्रकाश के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट मिलता है और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलती है। यही जो इक्वेशन है इसको मॉडिफाई करके नीचे लिखा गया है जहां पर एक्चुअल इक्वेशन लिखी गई है। ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा। नीचे वाले जो इक्वेशंस है ये अब आपको याद रखनी है, क्योंकि अब आप ये वाले इक्वेशंस लिखेंगे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल जब 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलते हैं तो क्लोरोफिल की प्रेजेंट में प्रकाश की मदद से ये ग्लूकोज बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसका बाद में हम श्वसन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखिए और इसका उत्तर लिखिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए